नमस्कार। न्यूज 18 नेटवर्क के इस लाइव फेसबुक ब्रॉडकास्ट या लाइव डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इसे हम नेटवर्क 18 या न्यूज 18 डायलॉग्स मैं कहता हूं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश कुमार सिंह और ये न्यूज 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर भी हैं। ब्रजेश जी नमस्ते। नमस्कार आनंद जी। आज का विषय जो है वो ये है कि दुनिया में कोविड-19 का मसला इतना संगीन है, फिर भी कैसे बच गया चीन। दो तरीके से बच गया। एक तो दुनिया ने और जो है उसको ये नहीं कहा कि जो हमको नुकसान ढोना पड़ रहा है उसका आप खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, उसका एक पेनल्टी, उसका एक ये आपको सजा आपको मिलनी चाहिए। एक तो एक तरफ, दूसरी तरफ कि चीन एक देश है, इतना बड़ा देश, विशाल देश, जिसके यहाँ से ओरिजिन होता है ये वायरस, लेकिन फरवरी 2020 से इन्होंने कोई भी अपने आंकड़े शेयर नहीं किए और कहीं ना कहीं ये नॉर्मल जिंदगी पर लौट आए हैं, ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे लौट गए और कैसे ये बच गए, ये जो दो दो तरह के सवाल हैं इधर। और इसका एक और डायनेमिक ये है कि क्या चीन एक बायो वेपन तैयार कर रहा था जो कि लीक हो गया वुहान वायरस के, वुहान के उस लैब से, जो कि बताया जाता है जिस वेजिटेबल मार्केट से कहते हैं ओरिजिन हुआ था उससे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना, बहुत दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नेचुरल वायरस नहीं है, एनिमल वायरस नहीं है, ये मैन मेड वायरस है। तो क्या ये एक बायो वेपन टेक्नोलॉजी के अंदर अंतर्गत, और खासकर ये सारी बातें तब निकल के आ रही हैं जब पता लग रहा है कि 2015 में ही चाइनीज पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस पर बात की थी। पर मैं घूम फिर के चाहे जो भी इल्जाम हम चाइना पे लगाएं, ओरिजिन तो वहीं से, ओरिजिनेट तो वहीं से हुआ था। ऑफिशियल नंबर्स कहते हैं 32 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है पिछले 18-19 महीनों में। अनऑफिशियल नंबर्स इसे 70 लाख के करीब बताते हैं दुनिया भर में। और ये कैसे बच गया चीन? देखिए, चीन जो कहता है और जो करता है उसके बीच इतना वास्ट डिफरेंस है कि जो है चीन के आंकड़ों पर तो कोई यकीन कर ही नहीं सकता और ऑब्वियसली उसके वेरिफिकेशन के लिए कोई प्रोसेस तो है नहीं। यहाँ पर तो देसी विदेशी तमाम मीडिया जो है वह आपको एक तरह से कह सकते हैं अस्पताल से लेके कब्रगाह तक हर जगह जो है सो अपने को लेके जा सकता है, हर जगह जो मन में आए बोल सकता है। आप चीन में बताइए, चीन ने तो आज तक जो है वुहान शहर का दौरा तक नहीं करने दिया एक्सपर्ट्स को, ताकि जान सकें कि असली वजह क्या थी। आज भी पूरी दुनिया जो है उसमें ये शंका के बादल आज भी है और उसके कारण है कि भाई ये जो है ये कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई सामान्य पैंडेमिक नहीं है। ये जो सो शायद चीन ने जो सो अपना जैविक हथियार जो है वह इस्तेमाल किया है। अब वो चाहे अनजाने हुआ या फिर जानबूझकर हुआ, इस पर आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जो सो चीन की जो नीयत है, चीन के जो इरादे हैं, चीन की जो हरकतें हैं, वह तो संदेह पैदा करती है ना। मान लीजिए जो है जिस देश से यह वायरस पूरी दुनिया में फैला, उस देश ने लंबे समय तक इस बारे में गलत बयानी की, पूरी दुनिया को कोई जानकारी ही नहीं दी ताकि दुनिया समय से अलर्ट हो जाती, बल्कि उसने पूरी तरीके से छिपा कर रखा। और जब पता चला तो उस जगह पर किसी स्क्रूटनी के लिए वो तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे देश के बारे में क्या कहना। और जहां तक उसके आंकड़े का सवाल है, आप ध्यान रखें कि जब वुहान में यह क्राइसिस हुई थी, अब वो जो है सो चीन की अपनी सेल्फ मेड क्राइसिस थी। तो उसके बाद से आपने देखा होगा उस समय ही जो आंकड़े आए थे कि अचानक जो है सो वहां लाखों की तादाद में जो मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गए थे। वो जो है सो जो फोन चल रहे थे कुछ समय पहले तक, वो अचानक जो है सो सारे फोन चलने बंद हो गए। माना ये क्या कि शायद ये जो है सो एक बड़ी कैजुअलिटी की तरफ इशारा करता है। यहाँ तक कि आप सैटेलाइट पिक्चर्स को भी देखें तो कई सारे घर जो है, और ऐसे घरों की संख्या जो है सो हजारों में थी, जिनमें की जो है एक दिन पहले और एक दिन बाद जो है रोशनी बहुत तेजी से बुझ गई थी। तो मुझे लगता है कि चीन के जो आंकड़े हैं उस पर तो विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। चीन जो है हमेशा अपनी गलत बयानी के लिए मशहूर है और साथ में जो है एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी। क्योंकि आप ध्यान रखें कि जिसने भी चीन की तरफ इशारा किया, जिसने भी कहा कि भाई ये चाइनीज वायरस है, चीन को मिर्ची लग गई। यहाँ तक कि जो है सो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो अपने तोड़ने की धमकी देने लगा। आप ध्यान रखिए कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब वो राष्ट्रपति थे और जब उन्होंने चीन को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश की, चीन ने किस तरीके से एग्रेसिव पोस्चर दिखाया। आप इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने जब चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की बात की, ये कहा कि चीन से कंपनसेशन लिया जाना चाहिए, तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया को भी धमकाने की कोशिश की। यहाँ तक कि आप ध्यान रखिए कि अब जो उसकी जो अपनी इंटरनल क्राइसिस है उसमें जो गुस्से में उबल उबल कर वह ऑस्ट्रेलिया को कह रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया पर न्यूक अटैक कर देंगे अगर जो है वह हमारे विरोधियों के साथ खड़ा हुआ। तो चीन जो है, चीन न सिर्फ एक गैर जिम्मेदार देश है, बल्कि उसकी जो हालत है वो अंतर्राष्ट्रीय गुंडे जैसी हालत है कि वह जो है जो कोई भी उसके सामने सवाल खड़ा करता है उसको धाक धमकी की भाषा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और ये चाहे चीन का जो है आधिकारिक मुखपत्र हो या फिर वहां का जो एक तरह से कह सकते हैं
जो सरकार की भाषा जो बोलने वाला अखबार हो, ग्लोबल टाइम्स, सबका एक ही हाल है। तो मुझे लगता है कि जो आपने प्रश्न खड़ा किया कि चीन कैसे बच गया, मुझे लगता है कि चीन अपनी सिर्फ अभी तक जिम्मेदारी से बच पाया है, लेकिन चीन में जो लोग इसके शिकार नहीं हुए बड़े पैमाने पर, ये मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आज तक चीन ने जो कोई इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी होने ही नहीं दी। और जो तमाम चीजें छन छन कराई, उससे तो यही संकेत है कि वहां पर भी बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो एक फासिस्ट सिस्टम है वहां पर, जहां पर कि किसी किस्म की एक्सेस नहीं इन्फॉर्मेशन की, जो कि जो चाहता है वहां पर चीन का एडमिनिस्ट्रेशन, चीन की सरकार, उतनी ही खबरें बाहर आ पाती हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि चीन ने उसकी कॉस्ट पे की या नहीं की? हाँ, जिस कॉस्ट को उसने पे नहीं किया वो ये था कि पूरी दुनिया में इस वायरस को फैलाने के लिए वो जिम्मेदार रहा, उसका हर्जाना अभी तक उससे नहीं वसूला गया। हर्जाना ही नहीं, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन जो है वो काम करना बंद कर चुके हैं, तो वो 2 करोड़ का आंकड़ा कहाँ और 80,000 का आंकड़ा कहाँ? ये सवाल जो है, आपने कहा कि मोबाइल फोन कनेक्शन चीन में नहीं चल रहे थे। चीन के अंदर चीन के निवासियों को जो तकलीफ हुई और उसको उसने दुनिया से छुपाया, वो एक बात है। पर ब्रजेश जी, दुनिया ने आज तक चीन से ये नहीं कहा कि आपको इसकी सजा मिलेगी। दूसरी बात, एक तो पैंडेमिक जो दुनिया में फैलाया क्योंकि उन्होंने झूठ भी बोला। दिसंबर 2000, पूरे दिसंबर में जब जब ये वायरस फैल रहा था, तब चीन ने इंटरनेशनल ट्रैवल को बंद नहीं किया, उसने दुनिया को आगाह नहीं किया। जनवरी में, मुझे आज भी अभी भी याद है, जनवरी 15 2020 में डब्ल्यूएचओ की तरफ से यह कहा गया कि इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के बात नहीं देखे गए। और उसी दिन की बात है कि चीन के वायरोलॉजिस्ट जो वहां से भाग के निकली थी, और फिर कुछ और उन्होंने कहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का साफ इशारे हैं इसमें, और चीन के पास इसका प्रमाण है, फिर भी वो दुनिया को उसने झूठ बोला। लेकिन आज 1.5 साल हो गए, लेकिन किसी ने चीन से ये नहीं पूछा, डब्ल्यूएचओ तक ने चीन से नहीं पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला, आपने लोगों को दुनिया, इस संक्रमण को दुनिया भर में फैलने का अवसर क्यों दिया, ये सवाल नहीं पूछा। फिर अतिक्रमण देखिए, अटैक देखिए, भारत पर आकर बैठ जाना, भारत की सरहदों को लांघकर और सरहद की सीमा को तोड़कर अतिक्रमण करना। पीएलए का नेपाल में हरकत, वियतनाम में हरकत, साउथ चाइना सी में हरकत, ताइवान के साथ पंगा लेना, ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ, सिनकाकू आइलैंड्स के साथ फिर से वहां गर्माहट दिखाना, ये सब तब जबकि दुनिया को, चीन को यह कहना चाहिए कि आप एक कोने में बैठिए, या फिर जैसे कहा जाता है ना, टीचर कहती है स्टैंड अप ऑन द बेंच, तुम्हारा टाइम आउट है। नहीं, अच्छा हुआ आपने याद दिला दी, और खासतौर पे आपने नेपाल का जिक्र किया। अगर आज ही आपने अखबारों में देखी हो ये खबर, वो जी। ये है कि चीन अब जो है माउंट एवरेस्ट पर डिमार्केशन करने की तैयारी कर रहा है, और वो भी कोरोना के नाम पर। तो चीन की जो साम्राज्यवादी हरकतें हैं, एक समय जिसके लिए जो है ब्रिटिश या यूरोपियन पावर्स जो है सो कुख्यात थी, वही हरकत फिलहाल चीन कर रहा है। उसने तिब्बत में क्या किया हम सभी लोगों के सामने है। वह दिन रात जो है वो क्या कर रहा है ताइवान के साथ, सबको पता है कि ताइवान को किस तरीके से जो तलवार की धार पर रहना पड़ रहा है। जो भी ताइवान की मदद में खड़ा होता है उसको किस तरह की धमकी देता है। यहाँ तक कि आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को उसने धमकी दी है कि अगर आप ताइवान के साथ खड़े हुए तो हम आप पर जो है न्यूक न्यूक छोड़ देंगे, मिसाइल दाग देंगे। तो चीन की जो ये हरकतें हैं उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, और इसके सैकड़ों उदाहरण है। आपने डब्ल्यूएचओ की बात की, डब्ल्यूएचओ ने आपने खुद कहा कि किस तरीके से शुरुआती दौर में कहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका नहीं होता। इस डब्ल्यूएचओ का अपना रोल जो है विवादों में भरा रहा है। जहां तक चीन का सवाल है उसको लेकर आप ध्यान रखिए कि अमेरिका ने साफ तौर पर कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी ये डब्ल्यूएचओ जो है बिल्कुल चीन की गोद में जाके बैठ गया है। चीन जो चाहता है उसी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करता है। आप जो है देखिए, मजे की बात यह है कि कोविड-19 जो कि 2019 में चीन से शुरू हुआ, जो कोरोना का विश्वव्यापी खतरा है, आप ब्रिटिश स्ट्रेन की बात करते हैं, अब इंडियन स्ट्रेन की भी बात हो रही है, लेकिन कोई ये कहता है कि कोई चाइनीज स्ट्रेन भी है। जिस कंट्री से ये सारा का सारा शुरू हुआ, इसको किसी ने कोई कहा क्या कि ये चीनी वायरस है? अगर चीनी वायरस कहो तो ये तलमिला के खड़ा हो जाता है। जबकि सच्चाई ये है, कड़वी सच्चाई ये है कि चीन ने इसको पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया, जबरदस्ती एक्सपोर्ट किया, अंधेरे में रख कर एक्सपोर्ट किया। कोई चीन का नाम लेने को तैयार नहीं होता। जो भी लोग कुछ गिने चुने देश या फिर ताकतें जो है सो इसका नाम लेती है, चीन बिलबिला के उससे सारे व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी देना शुरू कर देता है, आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर देता है। सच्चाई ये है कि आज की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, आप माने या ना माने, चीन की दादागिरी तो है ना। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि नेपाल जो है कुछ बोल पाएगा, बांग्लादेश कुछ बोल पाएगा, पाकिस्तान बोल पाएगा, म्यांमार कुछ बोल पाएगा? तो ये तो इनकी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी चीन पर रही है। आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लीजिए, अफ्रीका में बुरी तरीके से घुसा हुआ है चीन। मिडिल ईस्ट की बात कर लीजिए, वहां पर उसका इन्फ्लुएंस जबरदस्त है। यहां तक कि आप जो सो अमेरिका में भी अगर आप यूएसए को छोड़ दें तो बाकी जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उस पर भी उसका गहरा असर है। आप ऑस्ट्रेलिया की हालत देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में कौन जो है, आप एक तरफ मार भी खा रहे हैं और बोल भी नहीं रहे। और आपने कहा कि इस पैंडेमिक के बीच उसकी हरकत देख लीजिए।
न सिर्फ जो है वो ताइवान को परेशान कर रहा है, वियतनाम को परेशान कर रहा है, आपने खुद जापान के साथ जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया की धमकी की बात हो जी। गई, हमारे साथ जो कर रहा है जिस तरह की हरकतें, वह तो बस पूरी दुनिया को पता है। यहां तक कि जब सप्लाईज की बात थी कि भाई रॉ मटेरियल जो है जाने अनजाने हम लोगों ने दुनिया को के लिए जो है सो डिपेंडेंसी दुनिया की चीन पर बहुत बढ़ा दी, वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया। अब आज जो सो आपके यहाँ दवाएं भी बन रही है तो उसके लिए रॉ मटेरियल वहां से आता है। आपने देखा कि इस समय जबकि हमें दवाओं की जरूरत है, उसने किस तरीके से उसमें भी बदमाशी करी। यहां तक कि आप देखिए कि अभी जो है चीन में जो है सो सरकार जो कि ओब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उस कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल वीबो हैंडल से, क्योंकि चीन में जो सो आप यहाँ पर तो ट्विटर पर दिन रात आप नरेंद्र मोदी को गालियां दे सकते हैं, टैग कर करके गालियां दे सकते हैं। चीन में तो ट्विटर तक नहीं है, आप वहां पर चीन का अपना वर्जन है वीवो। उस वीवो पर चीन की अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक कमेटी ने बाकायदा भारत का उपहास उड़ाया। और किस तरीके से, एक तरफ उसने जो है सो अपनी एक सैटेलाइट जो है छोड़ते हुए पिक्चर लगाई, और दूसरी तरफ भारत के जो तमाम शमशान है और कब्रिस्तान है उनमें से एक फोटो लगा दी कि देखो जो है सो ये आग जो है सो दोनों तरफ किस तरह की लगी हुई है। तो इस तरह का भद्दा मजाक करने की जो है, जिस देश की मानसिकता हो, वहां के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की मानसिकता हो जो कि रूलिंग पार्टी है, तो फिर आप उस चीन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो यह चीन जो है वह तो वैसे ही रहेगा, एक तरह से जो सो अंतरराष्ट्रीय जो सो गुंडे की हालत है उसकी, जिसको मन में आए जब धमकाना शुरू कर दे। क्योंकि आर्थिक ताकत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उस आर्थिक ताकत के आधार पर ग्लोबल दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है चीन, जो कि इस पैंडेमिक में भी, कोरोना की विश्वव्यापी महामारी के बीच भी साफ तौर पर उभर कर आया है। पर ब्रजेश जी, मेरा जो फोकस है और मेरा सवाल जो आपसे है और चिंता का विषय जो है वो चीन का व्यवहार नहीं है, दुनिया का व्यवहार। जब ये देख कर भी अनदेखा करना और कुछ नहीं करना। मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं कि जो कुछ चीन कर रहा है, वो अगर ईरान करता, वो अगर भारत करता, वो अगर रशिया करता, वो अगर तुर्की तुर्की करता, वो अगर कोई और देश करता दुनिया का, तो क्या दुनिया का रिस्पॉन्स वैसा ही होता जैसा अभी चीन के साथ है? चीन के खिलाफ पूरा पूरा विश्व जो है नपुंसक बन के क्यों खड़ा है, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। WTO हो, नेटो हो, UN सिक्योरिटी काउंसिल हो, हर कोई। देखिए, चीन की जो आर्थिक ताकत है, मुझे लगता है कि वह बहुत बड़ा कारण है। और आर्थिक ताकत है तो साथ में एक मिलिट्री पावर भी आ गया। आप ये इस बात का ध्यान रखिए कि एक तो पूरी दुनिया को उसने ऐसे ही अपना, एक तरह से कह सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया है, चूंकि वह दुनिया में ज्यादातर जो सामान जो है उसका निर्माण चीन में होता है। तो सबसे पहले तो सबको सप्लाई का डर लगता है कि भाई चीन के सामने कुछ भी बोलेंगे वो तुरंत जो हमारी सप्लाई बंद कर देगा। दूसरी जो बड़ी बात है कि आप ध्यान रखिए कि एशिया और अफ्रीका, खासतौर पर ये दो कॉन्टिनेंट जो है, उनकी अगर आप बात करें, पूरी अफ्रीका को उसने मुट्ठी में लेकर रखा हुआ है। अफ्रीका में गरीबी है, ऑब्वियसली वहां की तमाम सरकारों में जो है सो उसने जो है बिग टाइम उस देश में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तमाम माइंस एंड मिनरल्स पे कब्जा करके बैठा है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि चीन के खिलाफ जो है सो अफ्रीका का कोई देश बोलेगा? अमेरिका में आप ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बोला, वहां पर क्या हुआ? अब जो वहां पर सरकार आई है, अब जो डेमोक्रेट्स की सरकार किस तरह की, आपको अंदाजा है। वो जो है उस पर चीन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। जहां तक आप बात कर लें यूरोप की हालत खुद इतनी खराब है, वह खुद ही टूटे बिखरे पड़े हैं, वह तो पहली लहर भी नहीं झेल पाए। और जैसे यूरोप धीरे धीरे एक डिमिनिशिंग पावर के तौर पर उभर के आ रहा है, जो भी तमाम देश वहां पर है। तो मुझे लगता है कि उनकी भी कोई उस तरह की हिम्मत नहीं है। जो बोलने वाले देश कौन कौन थे, आप ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर बोला, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किस तरह का उसने व्यवहार किया। भारत ने भी जो है एक तरह से आश्वास कराया कि हाँ भाई यह चीन की खेती है जिसका नुकसान हम सभी भुगत रहे हैं। लेकिन अब भारत की हालत देखिए, भारत में भी एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंसिया का वर्ग है जो कि आज भी चीन को सपोर्ट करता है। आप ध्यान रखें, 1962 में भी हुआ था। एक पूरी पार्टी जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी उस समय की थी, वो इसी बात पर टूट गई कि जब 1962 की लड़ाई हो रही थी, जब भारतीय सेना चीन के सामने लड़ाई लड़ रही थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा जो है वो चीन के समर्थन में खड़ा हो गया। और वही धड़ा आज का सीपीएम है। सीपीएम, सीपीआई और सीपीएम इस तरीके से अस्तित्व में आया उसके तुरंत बाद। तो ये तो हालत देश की। आप देखिए, देश में कई सारे ऐसे अखबार पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि खुलेआम चीन की सरकार का विज्ञापन लेकर उसके समर्थन में आवाज बुलंद करते हैं। तो अब बाकी देशों की बात तो छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए ना, कि हम लोग जहां पर कि दिन रात चीन की बदमाशियों को झेल रहे हैं, सीमा पर लगातार वो नापाक हरकत कर रहा है, चाहे वो डोकलाम का मसला हो, या फिर आपने जो है सो देखा कि किस तरीके से उसने लेह लद्दाख के साइड में किया। तो जो चीन खुद हमारे सामने लगातार जो है सो इस तरह की दिन पर दिन साजिशें और तमाम हरकतें कर रहा है, उसमें भारत के अंदर भी एक बड़ा वर्ग को चीन का नाम लेने में पसीना छूट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पल्लित पुष्पित है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सीधे सीधे उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। तो आप क्या दुनिया को दोषी ठहराएंगे? आपने खुद कहा कि जो इकोनॉमिक माइट है,
और जो मिलिट्री पावर हो उसकी वजह से आज हालत ये हो गई है कि हर कोई जानता है कि चीन ने गुंडागर्दी की है, चीन ने इस बुरे वायरस को पूरी दुनिया में फैला के पूरी दुनिया को पंगु बनाने की कोशिश की है, लेकिन चीन का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। और हद तो ये है जहां से वायरस ओरिजिनेट हुआ, उस वायरस को, उस स्ट्रेन को कोई चीनी वायरस कहने को तैयार नहीं है, लेकिन आप तुरंत जो है सो ब्रिटिश स्ट्रेन और अब तो इंडियन स्ट्रेन की वो बात कर देते हैं और उसमें आपको कोई हिचक नहीं होती। तो मुझे लगता है कि यह जो दोगलापन है, चाहे जो सो दुनिया के लेवल पर हो, तमाम देशों के अंदर हो, डब्ल्यूएचओ में हो, डब्ल्यूएचओ ध्यान रखिए, डब्ल्यूएचओ जी लंबे समय तक चीन की भाषा को बोलता रहा है। यह क्या काम है एक अंतरराष्ट्रीय बॉडी की जो कि पूरी दुनिया में जो सो हेल्थ के मोर्चे पर एक सामूहिक रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार है। आप अपने देश की बात कर लीजिए, एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी चीन का नाम लेने को तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि इसके दो कारण हैं। चीन तो जाहिर है अपने गुनाह को कभी कबूल नहीं करेगा, वो तो पूरी दुनिया को ज्ञान ही देता रहेगा, पूरी दुनिया को ही ब्लेम करता रहेगा। लेकिन जो बाकी दुनिया की हालत है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो सो चीन के ऊपर जो निर्भरता है, चाहे आर्थिक तौर पर हो, चाहे सप्लाई को लेकर हो, चाहे जो है सो चीन के मिलिट्री माइट हो, कहीं ना कहीं दुनिया ने उसकी वजह से चीन को खुलेआम जो है एक्यूज करने में अभी तक परहेज बरता है, अगर आप दो चार देशों को छोड़ दीजिए। लेकिन ये परहेज ठीक नहीं है ना ब्रजेश जी। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं इस वक्त, कि अमेरिका ने खुद इसमें इन्वेस्टिगेशन में 2015 के डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे हैं, जहां पीएलए खुद कहती है कि एनिमी की हेल्थ केयर सिस्टम को क्रिपल करने के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए, कि सार्स कॉव 2 इस ट्रेन को हम कैसे वेपनाइज कर सके, इसको कैसे हम क्यूरेट कर सके, कल्चर कर सके, ताकि एक देश में जब इसे छोड़ दिया जाए तो उसकी पूरी तरह से हेल्थ केयर सिस्टम जो है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रम्बल हो जाएगी और जान माल का नुकसान इतना होगा कि बस वो घुटने पे आ जाएगा। ये पूरा प्लान उनका, सीसीपी का और पीएलए का, पीपल लिबरेशन आर्मी का, 2015 से चल रहा है। तो साफ ये दिखता है कि उनकी नीयत क्या थी वुहान के इस बायोलैब में। और ये वुहान का एक बायोलैब उनके बहुत सारे लैब्स में से कोई एक लैब है, और जहां से लगता है ये लीक हुआ है। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 18 महीने हो गए, हमारे पास दुनिया में आज 5 वैक्सीन आ गई है इसकी, 5 या 6 वैक्सीन दुनिया में अभी अवेलेबल है, उपलब्ध है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने, यूएन ने अभी तक चाइना से ये नहीं पूछा कि ये आप बना क्या रहे थे, और उस पर भी उन पर सैंक्शंस नहीं लगे हैं। यूएन के चार्टर के हिसाब से अगर बायो वेपन्स का इस्तेमाल कोई कर रहा है या उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सार्स के आउटब्रेक के बाद ये बात सबने मान ली थी कि कोई भी बायो वेपन फैक्ट्री नहीं होगी, और अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर साफ साफ सैंक्शंस लगेंगे। दुनिया जो है ईरान पर सैंक्शंस लगाने को तैयार है। इराक पर हमला बोल दिया आपने ऑयल वेल्स के नाम पर, और फिर 10 साल बाद माफी मांग ली। वहां पर किसी और देश को आपने फिर घेर लिया, अफ्रीका में आपने लिबिया को तक को घेर लिया, अभी सीरिया पर चढ़ गए, सब घुस गए, सब जगह सब कुछ हो जाता है, लेकिन चीन के नाम पर कोई नहीं कुछ कहता। अमेरिका तक ने भी आज, जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया, उन्होंने कहा है कि वो चीन पर सख्ती करेंगे, लेकिन किसी ने भी साफ तौर पे एकदम सटीक तरीके से, यूरोपियन यूनियन में से देख लीजिए, सब चाइनीज वैक्सीन लेने को तैयार है और एडमिनिस्टर करने को तैयार है, लेकिन कोई भी चाइना के खिलाफ सैंक्शंस की मांग नहीं कर रहा। आनंद जी, चिंता की बात तो यही है ना, और इसीलिए मैंने कहा कि चीन की देखिए एक ना एक जो है सो उसकी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो जो जिस तरीके से रूथलेसनेस के साथ अपनी पावर को यूज करता है, चाहे उसकी मिलिट्री माइट हो, चाहे उसकी इकोनॉमिक माइट हो, और यही वो वजह है। अदरवाइज क्या आपको लगता है कि कोई चीन के सामने बोलने से ही चकता? तमाम देश, मैंने आपको नाम लेकर कहा, अफ्रीका के जो तमाम देश है वो बुरी तरीके से डिपेंडेंट है चीन के ऊपर। आप एशिया की बात कर लीजिए, अगर आप दो चार बड़े देशों की बात छोड़ दीजिए जिसमें कि भारत है, उसके अलावा बाकी तमाम देश जो है उस पर डिपेंडेंट है। अब आप देखिए जो है श्रीलंका, क्या उसकी आलोचना करेगा? श्रीलंका में इतने पैसे उसने डाल के रखे हैं, मालदीव पर उसका इन्फ्लुएंस कितने लंबे समय तक रहा है आपको पता है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आप देख लीजिए, जो पाकिस्तान अगर भारत में कश्मीर में अगर एक पत्थर भी कहीं चल जाए तो तुरंत जो है सो मुस्लिमों पर हमला हो गया, इस्लाम खतरे में है, कि नारा लगाना शुरू कर देता है। चीन खुलेआम जो है वहां पर मुस्लिमों को जो है सो मार मार के मुर्गा बना रहा है, एक तरह से तमाम मस्जिदों को बंद कर दिया गया जो है सो वहां पर। आप कह सकते हैं कि किसी भी किस्म की धार्मिक शिक्षा को उसने बर्बाद कर दिया, तहस कर दिया, जेलों में उठा के डाल दिया, लेकिन कोई एक शब्द पाकिस्तान में नहीं बोलता। पाकिस्तान छोड़िए, अपने यहाँ भी कोई नहीं बोलता। तो मुझे लगता है कि यह जो है आप जो दोहरापन है उसके दो कारण है। एक तो ये है कि पाकिस्तान पर आपके बुरी तरीके से निर्भरता है, खासतौर पर तमाम देश जो कि चीन के कर्जे में डूबे हुए हैं या चीन से डरते हैं, बिकॉज चीन ने काफी अधिक उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या फिर जो है अगर वो अपने यहाँ से सप्लाई बंद कर दे तो फिर उनका क्या होगा। दूसरी तरफ जो है आप यूरोप की बात कर लें या अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका की जो सरकार है आप देखिए, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच हमेशा फर्क रहा है। जो डेमोक्रेट्स पर जो है हमेशा चीन का इन्फ्लुएंस बहुत अधिक रहा है,
डेमोक्रेट जो एक तरह से जो है वह जो अमेरिका का हार्डकोर नेशनल इंटरेस्ट है उसमें कंप्रोमाइज करने वाली पार्टी है, क्योंकि वो आप हमेशा देखिए कि जो है वो तमाम जो घुसपैठी है उनके भी समर्थन में खड़ी हो जाती है। तो उसका क्या पॉलिटिकल विल होगा जो है। जहां तक यूरोप का है, यूरोप खुद अपने संकट से जूझ रहा है, उसमें भी इतना विल पावर नहीं है। जो बाकी जो पावर्स एक समय की जो लंबी चौड़ी होती थी वो सारी की सारी डिमिनिस्ड पावर है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे कुछ देश जो कि अभी रेसिस्ट कर सकते हैं, वह चीन को उसकी भाषा में जवाब देते हैं। ये बात अलग है कि ऑस्ट्रेलिया की भी मिलिट्री पावर जो है चीन के मुकाबले कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम ऑस्ट्रेलिया ने ये दम तो दिखाया है। तो मुझे लगता है कि जो यह दुनिया पर एक बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या वह चीन की सिर्फ मिलिट्री पावर, चीन की सिर्फ इकोनॉमिक माइट, इसके आधार पर चीन को जो है गुनहगार नहीं ठहराएगी, जब कि वो भी तब जबकि पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया इस कहर को झेल रही है। आप ध्यान रखिए, चीन का पाप जो है सो पूरी दुनिया उसको भोग रही है। चीन का जो ये बायो वेपन है, जिसके बारे में आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से 2014-15 से इसकी तैयारी चल रही थी, उसकी सजा पूरी दुनिया भुगत रही है। पूरी दुनिया का अर्थतंत्र तहस नहस हुआ पड़ा है, और वैसी परिस्थिति में भी चीन उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने आप देखिए तमाम जो सामानों की कीमत बढ़ा दी, यहां तक कि घटिया सामान जो है सप्लाई के। पाकिस्तान का आपको मशहूर वायरल वीडियो याद होगा कि उसने जो है फेस मास्क के नाम पर वहां पर क्या भेज दिया, पीपीई किट के नाम पर क्या भेज दिए। तो इस तरह की नापाक हरकतों को करने वाला देश है चीन। चीन को जो है, मुझे लगता है कि दुनिया को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या 1.5 साल बाद भी हम ये खुलकर कहने की हालत में नहीं है कि चीन नहीं, तुमने जो है पूरी दुनिया में जो है इस वायरस को एक्सपोर्ट किया है, और ये इसको तो चीनी वायरस नहीं कहा जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसको कोविड भी कहने की कोई आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों ने इसको चीनी चीनी कहा है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। मुझे लगता है कि एक इसका सबल प्रतिकार तो यही हो सकता है कि सबसे पहले आप स्वीकार करेंगे कोविड वोविड कुछ नहीं है जी, यह जो सो चीनी वायरस है, चीनी वायरस से हम प्रभावित हैं। मुझे लगता है कि अगर यहां से सारी दुनिया शुरुआत करेगी, तब जाकर चीन पर कहीं प्रेशर बनेगा। आप सैंक्शन वगैरह की बात तो छोड़ दीजिए, उसके लिए तो पहले जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो तमाम देश हैं उनकी अपनी एकता जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, चीन के सामने सेंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ध्यान होगा चीन खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, और अगर वो वीटो लगा दे तो कोई चीज पारित ही नहीं हो सकती, क्योंकि वीटो का जो सिस्टम है आपको पता है उसका किस तरीके से बेजा इस्तेमाल हो सकता है। और चीन तो पाकिस्तान के मामले में भी भारत के खिलाफ हमेशा उस वीटो को इस्तेमाल करता रहा है। तो अब जो जब उसके अपने खिलाफ जब रिजोल्यूशन आएंगे, तो जाहिर है इसलिए वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो खुद वीटो लगाने के लिए बैठ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके इतर जो नेशनल कॉन्सियसनेस है, जो कि हर देश की अपनी जो जागृति है, उसके अंदर इस चीज को भरना पड़ेगा कि चीन ने कितना बड़ा डैमेज किया है। भारत तो भुगत ही रहा है, लेकिन आप याद करिए यूरोप अमेरिका ने तो पहली लहर में इतना भुगता है जितना कि उसने अपने 100 साल के इतिहास में कभी नहीं भुगता होगा। तो आप इस चीज को कैसे भूल सकते हैं, कैसे उस देश को माफ कर सकते हैं जिसने की जो सो आपको अंधेरे में रखकर आपके मत्थे पर वो बायोलॉजिकल वेपन फेंक दिया, जो कि कोविड-19 के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यह काम करने की आवश्यकता तो है, और धीरे धीरे शायद ऐसे दोषों की संख्या बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की पीड़ा बढ़ रही है, बेचैनी तो बढ़ ही रही है। तो ये समय आएगा, लेकिन जो सो फिलहाल तो चीन की आर्थिक ताकत, उसकी सैन्य ताकत, उसके ऊपर डिपेंडेंसी, बाकी तमाम चीजों पर भारी पड़ रही है, और इसलिए दुनिया के ज्यादातर देश या संस्थाएं उसके सामने खुलकर कुछ भी बोलने को राजी नहीं। पर अगर अगर भारत चीन के खिलाफ खड़ा हो सकता है और उसकी वजह से आसियान के देश जो है भारत के साथ जुड़कर चीन को आंख से आंख मिलाकर उससे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्यों नहीं? क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा तो चीन कभी था ही नहीं, उसको तो बाद में इंक्लूड किया गया। तो अगर उसको इंक्लूड किया जा सकता है तो उसको एक्सक्लूड या बाहर भी किया जा सकता है, उसके वीटो को खारिज भी किया जा सकता है। बात यह है कि ये जो यूएन का फंक्शनिंग है ये बहुत ही कंट्रोल्ड है, और ये कुछ देश है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। खासकर अब मैं जानना चाहूंगा, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन, तो क्या बाकी सब फंस गए? ये सिंपल सी बात है। अगर किसी देश के साथ और दुनिया के साथ गलत हो रहा है, अगर मेरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, मेरे लोगों की जीविका पर आघात हो रहा है, तो मैं एज भारत क्यों नहीं खड़ा होकर पूछ सकता कि तुम जवाब दो, तुम खामियाजा भरो इसका, तुम माफी मांगो मुझसे और तुम अपनी गलती को कबूल करो। ये तो नहीं कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे, तो लेकिन वो उल्टा हमको डरा रहे हैं। वो हमको कह रहे हैं कि हम आक्रमण कर लेंगे। हमारे पड़ोसियों को कह रहे हैं कि भारत के साथ मत जुड़ना, भारत के साथ जुड़े तो देखो हम क्या करते हैं, भारत की वैक्सीन को मत लेना, सिर्फ हमारी वैक्सीन को लेना। और हमारे राज्यसभा के मंत्रियों को वो डरा डरा कर चिट्ठियां लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ताइवान से बात की, उन्होंने ताइवान से बात की। मैं सुजीत कुमार जी की बात कर रहा हूं, बीजू जनता दल के हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उनको चिट्ठियां लिखी गई हैं। चीन की तरफ से लेटर मांगा है कि एक्सप्लेनेशन मांगा है कि आपने फोर्मोसा में और फिर वहां पर ताइवान के लोगों के साथ आपने रिप्रेजेंटेशन और आपने एक्सचेंज क्यों बना के रखा है।
तो ये हिमाकत करने को करके बच सकता है चीन, लेकिन हम उनको नहीं पूछ सकते। हम शी जिनपिंग को दुनिया में खटखरे में खड़ा नहीं कर सकते। दुनिया की कोर्ट जो है वो जिनीवा में उसको कटघरे में खड़ा करके ये नहीं पूछ सकती कि तुमने झूठ क्यों बोला। ली मैंग यान से कल भी मेरी बात हुई ब्रजेश कुमार जी, और मैं बता रहा हूं आपको, जो वो साइंटिस्ट हैं जो हांगकांग से भागी, वो अब न्यूयॉर्क में है, और उन्होंने कहा कि उनको दिसंबर में ही, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में ही चीन को पता चल गया था कितना खतरनाक है ये वायरस, और चीन ने जानबूझकर इसको फैलने दिया। भले ही लैब से लीक हो गया हो, लेकिन चीन से दुनिया में जानबूझ के लीक किया गया है। नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि और जिस वैज्ञानिक की आप बात कर रहे हैं उन्होंने तो कहा ही, और साथ में देखिए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता चल गया था कि भाई आपके यहाँ जो है, चलिए मान लो एक पल को हम संदेह का लाभ दे ही देते हैं कि गलती से वो लीक हो गया, ये बात जो है सो मानने का कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल संदेह का लाभ देते हैं, तो भी अगर आपको पता चल गया कि यह वायरस लीक हो गया और यह वायरस इतना खतरनाक है, तो आपने दुनिया को बताया क्यों नहीं? आपने तभी दुनिया के तमाम देशों से जो एयरक्राफ्ट आ रहे थे, जो फ्लाइट्स आ रही थी, आपने उनको रोका नहीं। आपने उन देशों को सूचना नहीं दी जहां से ये फ्लाइट्स आ रही थी। पूरी दुनिया को पता है, सबके ध्यान में है कि उन फ्लाइट्स के जरिए जो भी लोग वहां से संक्रमित होकर गए, उन्होंने पूरी दुनिया को फैलाया। तो जाहिर है चीन की तो ये गैर जिम्मेदार भूमिका रही है। और आपने जहां तक इंटरनेशनल बॉडीज की बात की, खासतौर पर आपने यूएन की बात की, सिक्योरिटी काउंसिल की बात की, आप ध्यान रखिए कि कहने को ये सब इंस्टीट्यूशन बहुत डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन इस पर कुछ बड़े देशों का एक तरह से इन्फ्लुएंस तो भयानक रहा, और इसके लिए किस्से को याद करना बहुत आवश्यक होगा। आप ध्यान रखिए कि जब 1989-90 वीपी सिंह की सरकार गई और उसके बाद से चंद्रशेखर की सरकार आई थी, और जो हम लोग अपने इतिहास में, स्वतंत्रवाद के इतिहास में पहली बार सोना गिरवी रखने की नौबत आई, क्योंकि हमारी आर्थिक हालत इतनी खराब थी, और ऐसा नहीं था कि चंद्रशेखर के 4 महीने के शासन में आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई। वह जो अगर आप देखेंगे रिपोर्ट्स, तो 1980 से लगातार हालत खराब हो रही थी, इंदिरा गांधी के जमाने से, राजीव गांधी के जमाने से, वीपी सिंह के जमाने से, और किसी ने कुछ करने की कोशिश नहीं की, और फाइनली ठीकरा जो चंद्रशेखर के मत्थे फूटा और उन्हें जो अपना सोना गिरवी रखा। और आईएमएफ से जब हमें लोन लेने थे, तो आप ध्यान रखें उसी समय गल्फ की क्राइसिस चल रही थी, उस समय बाकायदा क्विड प्रो को यह जो सो हुआ कि हाँ भाई, चूंकि हमें आईएमएफ से लोन लेना है और उसके लिए जो सो पैसे जाहिर है बिना अमेरिका की सहमति से रिलीज नहीं हो सकते, क्योंकि आईएमएफ का सबसे बड़ा स्पॉन्सर वो था, तो इसलिए हमने भारत की भूमि से जो उसके वारप्लेन्स थे, उसकी हमने फ्यूलिंग, जो रिफ्यूलिंग थी, उसके लिए हमें राजी होना पड़ा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बड़ी संस्थाएं हैं, कहने को ये डेमोक्रेटिक है, लेकिन इस पर दुनिया के कुछ प्रमुख देशों का ही कब्जा है, और उसके हिसाब से ये संस्थाएं अपना बर्ताव करती हैं। इसकी तो लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। हाँ, जहां तक है कि देखिए, आज हमें अपना ही पाप भोगना पड़ रहा है। आप याद करें, चीन तो पर्सना नॉन ग्राटा था, पूरी दुनिया के लिए अछूत था। सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा नंबर आ रहा था, पूरी जो दुनिया की ताकतें हैं वो भारत को चाह रही थी कि सिक्योरिटी काउंसिल में आए। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और ये डॉक्यूमेंटेड है, कोई कहने सुनने की बात नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए, जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबरशिप भी जो जब दी गई, तो वह मेंबरशिप जो है सो आज का जो है, एक तरह से कह सकते हैं जो ताइवान है, उस ताइवान के पास वो ऑफिशियल ये था। फिर जो नेहरू वगैरह इन्हीं सब लोगों ने मिलजुल के ये जो सोकॉल्ड जो पीआरसी है, उसको जो है सो उसके अंदर एंट्री दिलवाई। नहीं तो ये चीन को, जो खासतौर पे जो माओवादी हिंसा हुई थी, जिस तरीके के बारबरिक एक्ट हुए थे वहां पर, पूरी दुनिया के लिए आतंकवादी देश था, यहाँ तक कि 40 और 50 के दशक में। तो ये तो हमारा अपना पाप है कि हमने जो सो खुद सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप नहीं ली, जबकि दुनिया तस्तरी में हमें परोस रही थी, और इस जो है सो जो कह सकते हैं बदमाश देश को एंट्री दिलाई सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसने एंट्री पाते ही सबसे पहले हमारे खिलाफ ही मोर्चा खोला। आज भी सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी भारत के एंट्री की बात आती है, पहला मोर्चा जो है हमारे खिलाफ चीन खोलता है। तो हमारा अपना ही पाप है जो कि हमारे सामने आ रहा है, जो कि हमने जो है आपको कह सकते हैं 7 दशक पहले किया। तो मुझे लगता है उसके लिए किसको आप दोष दें? आप जब कहते हैं दुनिया को कि साहब ये सिक्योरिटी काउंसिल में चीन रहकर और इस तरह की दादागिरी कर रहा और इस तरीके से हरकतें कर रहा, तो आपको भी सुना है इतने नहीं कि भैया आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो, कौन है? तो मुझे लगता है कि आपने तिब्बत पर जिस तरह की छूट दी उसको, मुझे लगता है कि तिब्बत का पाप भी है जो कि हम आज तक झेल रहे हैं। हम जो है सो खड़े नहीं हुए तिब्बत के लोगों के साथ, तिब्बत पर चीन का कब्जा होने दिया, और आज जो है सो हमारे साथ जो है सो सामने न सिर्फ 62 में उसने किया, बल्कि उसके बाद अभी पिछले 3 साल से क्या चल रहा है देख ही रहे। तो मुझे लगता है कि जो सो हम लोगों का अपना पाप भी हमारे सामने ही है। इस चीन को बड़ा करने में हमने खुद बड़ा रोल निभाया एज ए कंट्री। तो आपको ये भी देखना होगा, और चीन तो नमफट है ही, उसमें जो है सो जहां पर यह फॉर्मूला ही हो कि सत्ता जो है बंदूक की नली से निकलती है, माओ का यह बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, उस देश से आप क्या भलमनसाहत उम्मीद करते हैं? और वो भी वो देश जो कि सत्यमेव जयते और जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। एक तरफ इतना नैतिक आपका स्टैंड, और दूसरी तरफ आपका इतना अनैतिक पड़ोसी। तो मुझे लगता है कि यह पहले मेल तो हो ही नहीं सकता।
तो चीन से कोई भी उम्मीद करना बेकार है। जहां तक ग्लोबल कम्युनिटी का सवाल है, मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा, पूरी दुनिया को, किसी एक देश की बात नहीं है, कि जिस एक देश ने पूरी दुनिया पर एक तरह से कोरोना का आतंक फैलाया, उस देश से हम लोग कब तक मुंह चुराएंगे, उसको कब तक हम कन्फ्रंट नहीं करेंगे, उसको कब तक उसके लिए से जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, और उस कंट्री को क्यों हम एक तरह से कोरोना वार क्रिमिनल नहीं कहेंगे। बात यह है कि चीन के पास, और चीन मैं कहता हूं दो चीन है। एक है जो कि डेमोक्रेटिक चीन है, जिसको की आवाज को दबा दिया जा रहा है। दूसरा है ये सीसीपी पीएलए कम्युनिस्ट चाइना, जो कि सीसीपी और पीएलए के थ्रू ड्रिवन है। तो इनमें तो फर्क है, पर ये जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस हैं चाइना के अंदर, जो लोकतांत्रिक नजरिए से देखते हैं और जो चाहते हैं कि ये जो कम्युनिस्ट राज है वहां पर, ऑटोक्रेसी का जो राज है, ये जो तानाशाही है, ये खत्म हो, उनको, उनकी आवाज को भी दबा दिया जाता है। लेकिन उसके बारे में भी सिर्फ थोड़ा सा चू चू होती है, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहता। मैं बस ये कह रहा हूं कि भारत अगर, क्योंकि जिस जिस भारत को, क्योंकि ये फिलॉसफी है कि वसुदैव कुटुंबकम, और हम साथ में रहेंगे और हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, पर सब हमारे साथ मिलकर रहे, उसी भारत की देन ये भी है कि भगवत गीता में साफ कहा है कि वीर भोग्य वसुंधरा, कि जो जो वरिष्ठ होगा, जो बलवान होगा, जो बलशाली होगा, उसी के साथ बैठकर बातचीत होगी, और वरना सिर्फ दबाया जाएगा। और तो उसके लिए आपको खुद बलशाली होने की जरूरत है, और आपको अपने आप को, अपने सामर्थ्य को दिखाने की जरूरत है। और जब सामने अगला वाला ये देखेगा कि भाई मैं अगर उस पर चढ़ के बैठा तो वो उल्टा घूम के मुझे भी पलट के मारेगा, सिर्फ एक गाल आगे नहीं करेगा पर घूम के दूसरे हाथ से मुझे भी, मेरे गाल पर भी तमाचा पड़ेगा, तभी वो पीछे जाएगा और दुबकेगा और फिर सीधा होएगा। ये जो एटीट्यूड है, ये हमने नहीं किया। भारत आज डब्ल्यूएचओ के चेयर पर है ब्रजेश जी, हमने कहा मांग की है? हमने कहा मांग की है चीन से कि आप वुहान का पूरा अनऑब्स्ट्रक्टेड हमें ट्रिप दे? हमने कहा मांग की है कि सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि चाइना से निकल के आए हैं, हांगकांग से निकल के आए हैं, जिनके पास ये पूरा प्रमाण है कि ये मैन मेड वायरस है और कैसे ये एक बायो वेपन की तैयारी हो रही थी जो लीक हुआ, हमने वो सारे प्रमाण को एक साथ उठाकर दुनिया के सामने रखने की बात नहीं की? हमने ये नहीं पूछा, हमने ये नहीं कहा कि कोई भी देश चाइना के वैक्सीन को नहीं लगा सकता जब तक कि वो डब्ल्यूएचओ से अप्रूव नहीं? आप देखिए, चाइना डब्ल्यूएचओ का मेंबर है, और लेकिन डब्ल्यूएचओ ने अभी तक चाइनीज वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया। और वो दुबई से लेकर बांग्लादेश तक देशों पर ये दबाव बना रहा है कि आप मेरा ही वैक्सीन यूज करिए। उसकी एफिकेसी 50% से कम है, लेकिन वो कह रहा है कि आप मेरा वैक्सीन यूज करिए। तो मैं डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल नहीं लूंगा, मैं अपने वैक्सीन को टेस्ट नहीं कराऊंगा, मैं मेरे देश में कितने कोविड 19 के केसेस हैं नहीं बताऊंगा, मैं ये भी नहीं आपको जांच पड़ताल करके ऐलान करने दूंगा कि ये बायो वेपन है या जैविक हथियार है, जिसको कि हमने दुनिया के सामने, दुनिया पे अनलीश कर दिया, भले ही हमारे प्लान से पहले, लेकिन हमने उसको फिर कैपिटलाइज करने की कोशिश की। हमने आर्थिक रूप से देशों को दबाने की कोशिश की। हमने साम्राज्यवाद का पूरी तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं हम अपने आप को, हम साम्राज्यवादी हैं, लेकिन आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, आप, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए ये सब अलाउड है। ये तो ऐसा हो गया कि भाई एक व्यक्ति है जिसके लिए कोई रूल नहीं है, पर बाकी सब रूल फॉलो करेंगे। क्यों? मुझे लगता है कि देखिए, चीन जो कर रहा है, जो हरकतें कर रहा है, आप ध्यान रखें कि 10-15 साल पहले तक चीन जो है सो काफी एक तरह से इन सब चीजों में नहीं पड़ता, तो वो चुपचाप अपनी इकोनॉमिक माइट को ग्रो करने में लगा रहा। और मुझे लगता है ये चीन की एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी भी थी कि आप पहले जो है सो एक बड़ी ताकत बनिए, दुनिया को जी। अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाइए, और फिर अपना साम्राज्यवादी चेहरा आगे कीजिए। अब जाहिर है जो चीन ने ये करना शुरू कर दिया, और चीन की हरकतों से कोई हम ही लोग पीड़ित नहीं है। आप ध्यान रखें कि आज पाकिस्तान में जो सो लोग रो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, हम्म। पाकिस्तान की सरकार, कि भाई किस तरीके से चीन ने हमें गुलाम बना रखा है। वहां पर जो आप ध्यान रखिए, चीनी जो अधिकारी होते हैं जो कि वहां पर तमाम प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, वो वहां पर किसी भी जब पाकिस्तानी आम आदमी को थप्पड़ जड़ देते हैं, मार देते हैं, और वहां उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये तो पाकिस्तान की बात कही। जहां तक फारिस्ट का सवाल है, आपने देखा तमाम जो देश जो है सो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वियतनाम हो, सबके सब उससे पीड़ित है, क्योंकि वो हर जगह जो है सो जाकर उंगली कर रहा है। आप जापान के साथ देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ देख लीजिए। तो यह जो तमाम जो देश है, मुझे लगता है धीरे धीरे जो है, अब वो चीन के सामने जो है, जिसकी जितनी ताकत है, वो अपने सुर भर रहा है और आवाज खड़ी कर रहा है। क्वाड जो है, आप देख रहे हैं एक तरह से गठबंधन जो है, वह जो है सो स्ट्रेंथन हो ही रहा है, चाहे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का है। तो मुझे लगता है कि चीन की जो दादागिरी है, उसके सामने देर सवेर पूरी दुनिया जो है खड़ी तो होगी। क्योंकि आप देखिए, अफ्रीका में भी इसने जो है धीरे से घुसा, और पूरे अफ्रीका को एक तरह से इसने गुलाम बना लिया है आर्थिक तौर पर। सारे माइंस एंड मिनरल्स पर इसने कब्जा कर लिया है। आज अफ्रीका को भी एहसास हो रहा है कि भाई चीन ने किस तरीके से जो है सो हमारे साथ हरकत की है। और चीन का एक चीज आप ध्यान रखिए, भारत जो है अगर किसी की मदद करता है तो खुलकर मदद करता है, और बिना किसी बद इरादे से करता है। चीन अगर 5 रुपए भी कहीं खर्च करता है,
तो उसके बदले 500 रुपए उसकी हड़पने की नीति होती है। यह बात श्रीलंका को भी देर से समझ में आई, यह बात जो है सो मालदीव को भी देर से समझ में आई, और यही बात जो है सो अफ्रीका को भी बहुत देर से समझ में आई। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों को जो है, या तमाम जो देश हैं, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि चीन जो है सो जो ड्रैगन है वह खतरनाक है, बेईमान है, और जो है जी वह कोई भी चीज उसके यहाँ नैतिक नहीं है। वो हर किस्म की अनैतिक हरकत कर सकता है अपने को ग्रो करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, साम्राज्यवाद को जो नए अवतार में जो है सो आगे लेकर जाने के लिए। आप ध्यान रखें, एक समय जो है इंपीरियलिज्म की पीड़ा खुद चीन ने झेली है। आप ध्यान रखिए जी कि चीन को जापान जैसे देश ने मार मार कर मुर्गा बना दिया था। जी यही कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो बिल्कुल। ये जो है तो चीन की जो दबी कुचली जो कुंठा है, जब एक बार उसके पास आर्थिक ताकत आई है, वह जो है सो एक हसीन ख्वाब देख रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है सुपर पावर बनकर उभरेगा। लेकिन चीन के सामने चुनौतियां शुरू हो गई हैं। ठीक है कि आज लोग बहुत मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम कुछ देश तो बहुत मुखर है। हमें कम से कम उस सकारात्मक चीज को भी देखनी चाहिए। आज चीन धमकी दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोई थोड़े झुक रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने जो है सो उतना ही करारा जवाब दिया है। हम लोग भी जो है सो उसके साथ अपना लड़ ही रहे हैं। उसको तो लगता था कि भाई भारत क्या हमारा मुकाबला करेगा, कर ही रहे हैं। आप देखिए जो सो हम सबसे ज्यादा थ्रेटन तो हमसे है, क्योंकि हमने सोचा कि भाई जब उसके यहाँ कोरोना है कि चलो सारा मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ शिफ्ट कर दें। ठीक है कि आपको कितनी सफलता मिली नहीं मिली, लेकिन चीन को लगता है कि अगर इस एशिया में उसका कोई कंपटीटर है तो हम ही लोग हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका को भी अपने एटीट्यूड में एक पोजिशनिंग करनी पड़ेगी। आप बहुत समय तक चीन की बदमाशियों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करेंगे तो उसकी बड़ी भारी कीमत चुकाएंगे। इसका एहसास दुनिया के बहुत देशों को हो रहा है, और मुझे लगता है कि जब ये तमाम देश इस चीज को समझ जाएंगे तो चीन के सामने भी एक मोर्चा तो बनेगा ही, और चीन को अपने पापों की सजा देर सबेर भुगतनी पड़ेगी। वैसे भी कहा गया ना कि देर सबेर न्याय तो होता ही है, प्रकृति अपना न्याय करती है। मुझे लगता है कि चीन को भी वह देर सबेर फेस करना पड़ेगा। बात ठीक है कि अभी उसकी गुंडागर्दी या दादागिरी के आगे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। नहीं, पर बोलना जरूरी है ना। ना ना डब्ल्यूएचओ में बोला गया है, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेकर सवाल पूछे हैं। मानवता के नाम पर जो मानवता का रोना रोते हैं, उन्होंने नहीं पूछा कि आपने इतने सारे लोगों का मानवाधिकार का हरण किया है तो आपको उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। चीन पर कोई बड़े सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, किसी देश ने कोई सैंक्शन नहीं लगाया। चीन पर यह नहीं कहा गया कि आपको इतनी पेनल्टी दुनिया के हर देश को देनी पड़ेगी, ये भी नहीं कहा गया। चीन को यह नहीं कहा गया कि आपने जो किया है, पूरा देश, पूरा समस्त विश्व जो है, समस्त विश्व अगर एकजुट हो जाए चीन के खिलाफ, आपको लगता है चीन नहीं झुकेगा? एक भारत ने अकेले चीन को झुका दिया, उसको नाकों ने चबा दिया, उसको डरा दिया, पीछे हट गया चीन। भले ही कुछ जगहों को घेर के बैठा है, क्योंकि वो हमने उन्हें घेरने दिया। हमने कहा कि तुम आके मेरे घर में बस जाओ, आंगन में अपना डेरा डालो, और फिर आज वो फिर हमारे प्रांगण में आंगन के साथ साथ पूरे घर के अंदर घुस के घर पर कब्जा करने के लिए बैठा है। ये हमारी गलती है। चलिए, अब हम चेत गए, अब हम थोड़ा जाग गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि 1.5-2 साल इस कोविड काल के अंदर ही जिस तरह का तांडव किया है चीन, जिस तरह का तांडव दुनिया भर में उन्होंने अनलीश किया, वो एक, और खुद जो कर रहा है वो भी तो है। अभी आप वैक्सीन को लेकर देखिए किस तरह से बुलिंग चल रही है कि डब्ल्यूएचओ से अपने आप को सर्टिफाई नहीं कराएंगे, इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए टेस्टिंग नहीं कराएंगे, डब्ल्यूएचओ को ये नहीं बताएंगे कि उनकी वैक्सीन का एक्चुअल एफिकेसी डेटा क्या है, कितने लोगों के साथ पर उन्होंने टेस्ट किया है, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन देशों से, दुनिया भर के बाकी देशों से ये कहेंगे कि आप उससे नहीं वैक्सीन लोगे, बांग्लादेश से कहेंगे कि भारत से नहीं लोगे, रूस से नहीं लोगे, अमेरिका से नहीं लोगे, तुम सिर्फ मेरा ही वैक्सीन लोगे। इस तरह की बुलिंग, तुम क्वाड से जुड़े बांग्लादेश को कहा तो देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। इस तरह की बुलिंग जो चल रही है, इसके लिए देश, बाकी दुनिया क्यों चुप है? तो फिर यूएन की क्या जरूरत? हमें यूएन को तो डिसबैंड कर देना चाहिए। यूएन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएन तो फिर निठल्ला बैठा है। सिर्फ जो चीन कहेगा या जो अमेरिका कहेगी उसी पर, उसी के इशारों पर अगर यूएन नाचने वाला है, तो हमको यूएन की क्या जरूरत है? देखिए एक चीज और भी है ना, कहते हैं ना समर्थ को नहीं दोष कुशाई। आपने कहा ना कि जो है सो पूरी दुनिया ताकतवर को सुनती है, तो फिलहाल यही हाल जो है सो चीन का है। आप ध्यान रखें कि अमेरिका जो है, जो एक समय जो बाइपोलर वर्ल्ड जो था, तो उसमें रूस और अमेरिका आमने सामने थे, दो सुपर पावर थे। समहाउ जो है जिस तरीके से यूएसएसआर टूटा, उसके बाद से रूस की अपनी लिमिटेशन हो गई, और रूस ठीक ठाक है, बड़ी ताकत है, लेकिन जो है सो कभी भी अब रूस बनाम अमेरिका की बात नहीं की जाती। अब जो नया वर्ल्ड सिस्टम है, जो नया ग्लोबल पोजिशनिंग है, उसमें आप ध्यान रखें कि चीन और अमेरिका आमने सामने धीरे धीरे ये पोजीशन बनती जा रही है। और मुझे लगता है कि हम, हमारा दुश्मन है, निश्चित तौर पर हम अपने दुश्मन के साथ कोई सहानुभूति नहीं रख सकते, और उसकी कमजोरियों को हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर उसकी कुछ ताकत है तो उसको भले हम परेशान होकर स्वीकार करें, लेकिन है तो सही, क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमिक माइट बनाई है।
अब आप कह सकते हैं कि उसने डेमोक्रेसी को किनारे रखकर तमाम किस्म की जल्लादी हरकतें करके, तमाम श्रम कानूनों को तोड़कर, किसी भी किस्म के ह्यूमन राइट्स पर कोई ध्यान न देकर आप जो है सो उसने अपनी ताकत बनाई। और जो है सो उसका परिणाम ये है कि उसने पूरी दुनिया को डिपेंडेंट कर दिया, कम से कम मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। इसकी वजह जी। से जो है सो चीन की दादागिरी के सामने बहुत कम देश बोलने को तैयार हैं। अपनी आर्थिक ताकत के बल पर ही जगह-जगह जो है उसने प्रोजेक्ट शुरू किए, जगह-जगह जो है सो देशों को जो है सो कर्जा देकर वो भी महँगे दर पर अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो है सो दुनिया को, मान लीजिए आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश को भी तो आज तो रियलाइज़ हो रहा है ना कि भई चीन किस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है। क्या भारत इस तरीके से किसी को बोल रहा है क्या? कि नहीं जी, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपका वो कर देंगे। नहीं जी, हम जो है सो ठीक है, हम अपनी मदद जेन्युइन आपको करते हैं, आप चूँकि संकट में हैं, दुनिया भी हमें इसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन चीन का जो ये नापाक जो इरादे हैं और जो हरकतें हैं, मुझे लगता है पूरी दुनिया उसकी नोटिस ले रही है और देर से देर यूएन से लेकर सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर तमाम संस्थानों में जो संस्थाएँ हैं, उसके अंदर भी रीथिंकिंग तो होगी। क्योंकि कोई चुप नहीं बैठ सकता, पीड़ा तो सबने झेली है। अब ये है कि हिम्मत धीरे-धीरे करेंगे और शायद तब जाकर जो है सो एक बड़ा ब्लॉक बने जो कि कहे कि भई चीन, तुम्हें अपने पाप की सज़ा भुगतनी होगी, उसके हिसाब से तुम्हें हर्जाना चुकाना पड़ेगा या फिर तुम्हारे खिलाफ हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि दुनिया आएगी, समय लगेगा। आप ध्यान रखिए कि भारत में ही एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके लिए चीन आज भी हीरो है। तो ये तो है ना, लेकिन उसके सामने मैं एक रोज़ी पिक्चर आपको और दिखाता हूँ, जो कि हुँ। चीन के अंदर क्या चल रहा है जिस पर कि हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। मैंने जो अभी जी। कहा कि चीन में जो उसकी अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक बॉडी है, उसने जब भारत में जो शमशान और कब्रिस्तान की तस्वीरें लेकर और उसके साथ दूसरी तरफ चाइनीज़ मिसाइल के प्रक्षेपण को दिखाया, तो चीन के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है, जो कि चीन की सरकार की कमीनी हरकतों से सहमत नहीं है। उसने जो है सो वहाँ पर बड़ा उसका विरोध किया है, कि आप इस तरह की बेशर्म हरकत कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि चीन के अंदर जो चल रहा है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, एंड ऑफ द डे कोई भी जो है गुलामी को या फिर जो सो तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया में हुँ। बड़ी-बड़ी तानाशाहियाँ जो थी, वह इसी तरीके से ध्वस्त हुई। तो चीन के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जो कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके मौजूदा जो दमनकारी एटीट्यूड से जो सो बिल्कुल खुश नहीं है और चीन में समय-समय पर इसके सबूत मिलते रहे। आप ध्यान रखिए कि चीन में तो टैंक लगाकर छात्रों के आंदोलन को तबाह करना पड़ा। उनको जो है जी। सो टैंक से उड़ाया गया। तो चीन में भी एक बड़ा वर्ग है। जो कि अब हांगकांग में देखिए क्या परिस्थिति है। तो मुझे हुँ। लगता है देर से देर में पूरी दुनिया को रियलाइज़ेशन होने जा रहा है, बल्कि चीन भी जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि एटॉमिक बम पे बैठा हुआ है खुद के, जो उसका खुद का क्रिएट किया हुआ है, वहाँ के लोग भी परेशान हैं। हो सकता है कल की तारीख में वहीं पर खड़े हो जाएँ। तो मुझे लगता है ये तमाम किंतु-परंतु हैं, लेकिन जो है एक बड़ी बात ये है कि देर सबेर जो है सो चीन की अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी ही। ये बात अलग हुँ। है कि फिलहाल उसमें देरी हो रही है, नहीं हो रहा है, लेकिन शायद चीन पूरी तरीके से अपने पाप से बच ना पाए। ऐसा हमें लगता है कि धीरे-धीरे कुछ स्वर बुलंद हो रहे हैं, बाद में ये स्वर ज़्यादा गंभीर जब होंगे, तो फिर पूरी दुनिया को इसकी नोटिस लेनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली काम करना। लेकिन वो तो पॉलिटिकल चेंज है कि आप एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि सीसीपी हट गया, कम्युनिस्ट सोच हट गई और फिर डेमोक्रेसी को फिर से जगह मिले चीन के अंदर और चीन का स्वभाव ही बदल जाए, यानी कि पॉलिटिकल नेचर ही बदल जाए कि वो एक ऑटोक्रेसी, एक फासीवादी ग्रुप से जो कि एक व्यक्ति और एक गुट के बल पर चल रहा है, उसको उसको छोड़कर आप वहां पर एक लोकतंत्र के सिस्टम को बिठाएं। तो ये 5-7 साल की बात है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जी, क्या कितना और क्या लगेगा ये डिसाइड ये बोलने के लिए कि चीन की तरफ से ये जो चाइना वायरस है, ये एक लीक्ड बायो वेपन है, ये एक जैविक हथियार है जो समय से पहले लीक हो गया, वरना चीन अपने समय पर अपने चॉइस पर किसी देश पर इसको इसका प्रयोग करने के लिए ही इसको तैयार कर रहा था। इतनी सी बात को प्रूव करने के लिए, इतनी सी बात को कहलाकर इसका ऐलान करने में इतनी मुश्किल क्यों है? एक लाइन की तो बात है, इसके सारे प्रमाण आपके पास पड़े हैं। तो ये एक चीज जो है, ये भी डब्ल्यूएचओ और यूएन क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, डब्ल्यूएचओ और यूएन पर चीन का काफ़ी प्रभाव है और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप इससे इनकार नहीं कर सकते। भई चीन जो है सो एंड ऑफ द डे सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिज़ॉल्यूशन वो अपने खिलाफ पास नहीं होने दे सकता जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल का स्वरूप न चेंज हो जाए, उसके नियम ना बदल जाएँ, जब तक वीटो की ताकत को खत्म ना कर दिया जाए। जहाँ तक डब्ल्यूएचओ का सवाल है, आप खुद याद कीजिए दुनिया का एकमात्र जो सुपर पावर अभी तक हम जिसको कहते रहे हैं, उस अमेरिका ने खुलेआम कहा, वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि डब्ल्यूएचओ चीन की गोद में बैठा हुआ है। इस तरीके से चीन का असर उस डब्ल्यूएचओ पर आप ध्यान रखिए। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों को ठीक होने में, चीन के खिलाफ माहौल बनाने में समय तो लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि धीरे-धीरे चीन ने अपनी ताकत बढ़ाई है। आप ये ध्यान रखें कि 1950 का चीन वो 2021 में जाकर इतना ताकतवर हो पाया कि दुनिया के सामने वो दादागिरी कर रहा है।
बहुत दशक तक जो है सो उसकी हालत खुद ठीक नहीं थी। वहां पर जो सो लोग आज भी, आप ध्यान रखिए, चीन के अंदर तो आज भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, जिसका जीवन यापन जो है सो आपके काफी पिछड़े राज्यों से भी खराब है। तो जी। ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ ठीक ठाक है, वहां की कोई चीज बाहर नहीं आती, इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन जहां तक आपने कहा कि चीन की जिम्मेदारी कब तय होगी, मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तय तो होगी ही, क्योंकि कोई भी, जिसने भी दुनिया में इस कष्ट को भोगा है, उसको पता है कि यह कष्ट आया कहां से है, यह किस तरह का हथियार है जो कि चीन ने उसके सामने यूज किया है, लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है, आर्थिक तौर पर तोड़ा है। तो देर सवेर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि फिलहाल इस बात से पीड़ा होती है कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा ये सब। बिल्कुल 3 माइक्रो 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 मिलीग्राम का भी ये वायरस नहीं है, और जिसने दुनिया में कम से कम 30 लाख लोगों की जान ले ली है, और दुनिया की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है, लोगों की जिंदगियों को उठा के पटक दिया है। और इसका खामियाजा जो है चीन को तो भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जरूरत है कि उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, और शी जिनपिंग से कहा जाए कि वो दुनिया के सामने कान पकड़कर माफी मांगे, मुर्गा बने। इतना तो जरूरी है। और ये अगर ये दुनिया करा लेते हैं, दुनिया के देश, दुनिया के जो डेमोक्रेसीज हैं, जो कह रहे हैं कि हमारी वजह से ये दुनिया में एक बैलेंस बना हुआ है, वो इस ऑटोक्रेटिक लीडर और इस ऑटोक्रेटिक पार्टी सीसीपी को अगर एक सबक सिखा दे, तो फिर मैं मानूं। तब तक तो मैं यही पूछूंगा और यही समझूंगा कि सारी डेमोक्रेसी जो है एक तरफ नपुंसक बन के खड़ी है, और दूसरी तरफ एक फांसीवादी, जो कि माओ और हिटलर जैसे लोगों को अपना आदर्श मानता है, और एक सीसीपी का जो लीडर है, जो अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना रहा है, वो ये दिखा रहा है कि देखिए मेरा रास्ता ही सही है, अगर आपको विश्व पर राज करना है यही सही है। तो रावण राज को जो है, अगर रावण राज के सामने जो राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं वो अगर दब गए, तो फिर ये तो स्क्रिप्ट उल्टा लिखा जा रहा है, और ये एंटी क्लाइमैटिक होगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि जब राम खड़े होंगे, रावण का ध्वंस होगा, और ये जो फांसीवादी लोग हैं, ये जो फांसीवादी लीडर है, और ये जो देश और ये जो पार्टी है, वो, उसको सजा मिलेगी उसके कृत्य के लिए, उसके कर्म के लिए। तब तक के लिए तो मैं यही करूंगा कि भाई हम बहुत चुप बैठे हैं, हमें इतना चुप नहीं बैठना चाहिए ब्रजेश जी। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने अच्छा उदाहरण दिया रावण और राम का। रावण तो महाबलशाली था एक समय, जो है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, न ज्ञान में और न ही जो है सो ताकत में। लेकिन जो है सो आखिरकार राम, जो कि आप ध्यान रखें कि जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, वानर सेना थी उनके पास, आर्थिक ताकत कोई बहुत नहीं थी, लेकिन उस रावण का विनाश कर डाला, वो भी उसकी धरती पर जाकर। तो ऐसे उदाहरण जो है सो हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं, और मुझे लगता है उसी से प्रेरणा ली जानी चाहिए। और ये चीन जैसा जो राक्षस है, जो रावण है, इसका भी देर सवेर विनाश होगा, कम से कम इसका जो एटीट्यूड है इसका तो विनाश होगा ही। मुझे लगता है ये उम्मीद हम सबको पालनी चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन कबीरदास जी ये भी कहे थे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। फिलहाल तो हम लोग पहले पे चलते हैं, दूसरे पर जो है सो कबीर दास की जो वाणी है उसको जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में जो है, दरअसल कूटनीति कबीर दास की वाणी से चलती नहीं है। वहां पर फिर आपको गीता का संदेश लेना पड़ता है कि आपको लंबी तैयारी करनी पड़ती है, कर्म करने जी पड़ते हैं, फल देर सवेर मिल जाता जी। ब्रजेश जी, आज की इस वार्ता को यही विराम देते हैं, इसी तर्ज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने रेलेवेंट मुद्दे को तमाम दर्शकों के सामने रखने का, तमाम पहलुओं की चर्चा करने का, और रोजाना हम ऐसे एक विषय को, जिससे कि देश और दुनिया पर जिसका प्रभाव होता है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, हम लेकर आते रहेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद, जो कि इस फिलहाल इस कार्यक्रम को सुन रहे थे, देख रहे थे। नमस्ते। नमस्कार।